मुअम्मर गद्दाफी की तरफ से आज से ठीक 17 साल पहले इसराइल और मिडिल ईस्ट के बारे में कहे गए वो अल्फाज कि जो आज बिल्कुल हर्फ ब हर्फ सच साबित हो रहे हैं। खास तौर से वो सारे अरब लीडर्स के जो उस वक्त मुअम्मर गद्दाफी की वो बातें सुनकर हंस रहे थे और ये महसूस कर रहे थे कि शायद कोई पागल दीवानों वाली बातें कर रहा है, आज वो जरूर मुअम्मर गद्दाफी के उन अल्फाजों को याद करके रो रहे होंगे। मुअम्मर गद्दाफी के बारे में तो डिटेल में बात होगी ही, मगर उससे पहले हेनरी किसिंजर की तरफ मंसूब की जाने वाली एक मशहूर कहावत का यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी है। और कहावत ये है कि इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज एनिमी बट टू बी अमेरिकाज फ्रेंड इज फैटल। सादा और सरल शब्दों में मतलब ये बनता है कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसका फ्रेंड होना, उसका दोस्त होना घातक है, मतलब कि जानलेवा है। और आज की तारीख में इस कहावत को कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया और यूएई जैसे अरब देशों से बेहतर कौन समझ सकता है, जो पिछली एक लंबी मुद्दत से अमेरिका से दोस्ती करके उसकी गोद में सिर्फ इस उम्मीद से बैठे थे कि जब भी उनके ऊपर कोई खतरा आएगा तो अमेरिका बचाएगा। लेकिन जब कतर की राजधानी दोहा के ऊपर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की, जो दरअसल किसी भी गल्फ कंट्री के ऊपर इसराइल की तरफ से की गई इतिहास की पहली एयर स्ट्राइक थी, तो उसने इन सारे अरब देशों को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। अब अगर मुअम्मर गद्दाफी के मामले पर आएं तो ये 2008 की बात है कि जब अरब लीग का सीरिया के शहर दमिश्क के अंदर एक समिट हो रहा था। उसी समिट के अंदर मुअम्मर गद्दाफी की तरफ से अरब के तमाम बड़े लीडर्स की मौजूदगी में वो यादगार स्पीच दी गई थी कि जिसको दुनिया में उस वक्त तक याद रखा जाएगा कि जब तक अमेरिका का इस दुनिया के ऊपर राज रहेगा। वैसे तो अरबी जबान में दी गई ये स्पीच अच्छी खासी लंबी थी, लेकिन मैं आप लोगों के सामने उस स्पीच के एक छोटे और अहम हिस्से का तर्जमा रख देता हूँ। गद्दाफी ने इस स्पीच में इराक और सद्दाम हुसैन पर बात करते हुए कहा था कि इराक को इन्वेड करने का, इराक पर अटैक करने का क्या रीजन था। क्या उसामा बिन लादेन इराकी था? नहीं था। क्या न्यूयॉर्क पर अटैक करने वाले इराकी थे? नहीं थे। क्या पेंटागन पर अटैक करने वाले इराकी थे? नहीं थे। क्या इराक के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे? नहीं थे। और अगर होते भी तो वो तो दुनिया के कई देशों के पास हैं, अमेरिका के पास हैं, ब्रिटेन के पास हैं, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सब के पास हैं। तो क्या हमको इन सब के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, इन सब को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? आखिर इराक के बेकसूर 10 लाख लोगों को कत्ल कर देने का क्या रीजन था? 17 साल पुरानी इस स्पीच को देते हुए मुअम्मर गद्दाफी ने बीच में इन सारे अरब देशों को टॉन्ट भी किया था कि जो हमेशा से ही अमेरिका की गोदी में बैठे हुए हैं। मतलब ये सब कहते हुए कहा था कि क्या जो हमारे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं उनके पास कोई जवाब है। मगर ये सारे लीडर्स मुअम्मर गद्दाफी की ये बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। मुअम्मर गद्दाफी ने आगे कहा कि एक बाहरी ताकत आती है, वो एक इलाके को इन्वेड करती है, उस पर कब्जा करती है और फिर उसके लीडर, उसके प्रेसिडेंट मतलब कि सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा देती है, और हम सब लोग उस वक्त सिर्फ साइड में बैठते हैं और हंसते हैं। आखिर वो कैसे हमारी एक अरब कंट्री के लीडर मतलब सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा सकते हैं? उन्होंने एक पूरी अरब लीडरशिप को फांसी पर चढ़ा दिया और हम लोग सिर्फ साइड में बैठे रहे। क्या सद्दाम हुसैन के कत्ल की जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? वरना तो अगला नंबर हम में से किसी का होगा। जी हाँ, गद्दाफी ने जब ये कहा कि अगला नंबर हम में से किसी का हो सकता है, तो वहाँ मौजूद जो अरब लीडर्स थे वो जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन मुअम्मर गद्दाफी नहीं हंस रहा था, बल्कि वो इस मामले को लेकर बिल्कुल सीरियस था। बल्कि मुअम्मर गद्दाफी ने तो इन हंसने वाले लोगों को लॉजिकल वे में ये भी याद दिलाया कि सद्दाम हुसैन भी तो पहले अमेरिका का दोस्ती हुआ करता था। क्या अमेरिका किसी दौर में सद्दाम हुसैन के साथ ईरान के खिलाफ जंग नहीं लड़ा था? सद्दाम हुसैन कभी अमेरिका का दोस्ती हुआ करता था, बल्कि उस वक्त अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी था, जिस वक्त इराक को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, वो सद्दाम हुसैन का कभी क्लोज फ्रेंड हुआ करता था। मगर आखिर में क्या हुआ? आखिर में उन लोगों ने उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा ही दिया। आप लोग भी उसी अमेरिका के दोस्त हो, या फिर कह दो कि नहीं हो। अब साथियों, दिलचस्प बात यह है कि 2008 के बाद सिर्फ 3 साल ही गुजर सके थे कि 2011 में ही पहला नंबर उस इंसान का आ गया कि जिसने कभी कहा था कि सद्दाम हुसैन के बाद मुमकिन है कि अगला नंबर हम में से किसी का हो, मतलब कि मुअम्मर गद्दाफी का। अमेरिका ने कुछ नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर लीबिया के उस मुअम्मर गद्दाफी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया कि जिसको वो अपने लिए बड़ा खतरा समझता था, और साथ ही खत्म कर दिया उस लीबिया देश का चैन, सुकून और उसकी खुशहाली कि जिस लीबिया को गद्दाफी के दौर में लाइफ स्टाइल के मामले में यूरोप जैसा समझा जाता था। इसके बाद दूसरा नंबर आया सीरिया के उस लीडर का कि जो मुअम्मर गद्दाफी की उस स्पीच में सबसे ज्यादा हंसता हुआ दिखाई दे रहा था।
मतलब कि बशर अल असद का। हालांकि बशर अल असद के लिए अच्छी चीज ये थी कि उसके पास रशिया जैसा एक दोस्त मौजूद था कि जिसने खुद बशर अल असद और उसकी हुकूमत को एटलीस्ट अगले कुछ सालों के लिए गिरने से बचा लिया। और फिर कई सालों के बाद 2024 और 25 के करीब में आकर जब वो हुकूमत गिरी भी, तब भी रशिया की मदद से एटलीस्ट बशर अल असद अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। इसके बाद अमेरिका ईरान के पीछे गया और तब भी इन अरब देशों को यही लग रहा था कि भाई ईरान तो अमेरिका का जग जाहिर दुश्मन है, भला अमेरिका हमारे पीछे थोड़ी आएगा। लेकिन इनको एहसास नहीं था कि मुअम्मर गद्दाफी की जबान से निकले हुए वो अल्फाज पत्थर की लकीर साबित होंगे, क्योंकि अब फाइनली दोहा पर की गई स्ट्राइक के जरिए से अमेरिका की इन देशों के ऊपर चढ़ाई शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि ये सारे अरब देश अब एक ही वक्त में बहुत ज्यादा कंफ्यूज और साथ ही बहुत ज्यादा हिले हुए नजर आ रहे हैं। उसकी मेन वजह यही है कि ईरान जैसे देशों का केस ऐसा है कि वो अपने दुश्मन मतलब अमेरिका के मुकाबले में कमजोर भले ही हों, लेकिन खाली हाथ नहीं हैं। उन्होंने पिछले 2-3 दशकों में अपने खुद के बलबूते पर जो कुछ भी हो सका उस हिसाब से तैयारियां जारी रखी, जिसका रिजल्ट हम लोगों को अभी 12 दिन चलने वाली उस जंग में नजर आया कि जो ईरान की इजराइल प्लस अमेरिका के साथ हुई थी। मगर रहा मामला कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरबिया और UAE जैसे अरब देशों का, तो इनका तो केस ऐसा है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनके ऊपर हंसा जाए या फिर अफसोस किया जाए, क्योंकि अपने दुश्मन पर बदले में चलाने के लिए इन लोगों के पास अपना एक पत्थर भी मौजूद नहीं है। उसकी मेन वजह यही है कि इनके पास पैसा तो बेशुमार है, मगर पिछले एक लंबे वक्त से ये सारा पैसा अमेरिका को देते आए हैं सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जब भी वक्त पड़ेगा तो वही इनकी हिफाजत करेगा। ये आराम से व्यापार करेंगे, खूब तेल बेचेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाएंगे और फिर उसी ज्यादा पैसों में से थोड़े से पैसे अमेरिका को देकर उसी के हथियार खरीद लेंगे। बाकी उसको मिलिट्री बेसिस की जगह तो दे ही रखी है, उसके फौजी भी अपने यहाँ पर उतार रखे हैं, तो अब वो जो हथियार खरीदे थे वो भी एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के ही हथियार हैं और अमेरिका ही फ्यूचर में इनकी हिफाजत की खातिर इन्हीं की तरफ से चलाएगा। मगर किस्मत का सितम देखिए कि इस रणनीति के तहत ये लोग न इधर के रहे न उधर के रहे, क्योंकि कतर का ही केस ले लिया जाए तो कुछ वक्त पहले ईरान ने इसके ऊपर अटैक किया। रीजन सिंपल था कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था और उस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करते हुए कि जो कतर के यहाँ पर है। अब कतर तो बदले में कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो इस लायक ही नहीं था और अमेरिका ने भी उसकी तरफ से कुछ खास किया नहीं, तो कतर को आखिरकार कड़वा घूंट पीकर खामोश होना पड़ा। मगर अभी चंद हफ्ते ही गुजरे होंगे कि ऑपोजिट साइड मतलब कि जो दूसरी पार्टी है इजराइल, या जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली खुद अमेरिका ने ही अटैक कर दिया। अब कतर समेत वो सारे ही अरब देश परेशान हैं कि जिन्होंने भी लंबे वक्त से अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप रखी थी। उसकी वजह ये है कि ईरान की तरह ये बदले में इजराइल के ऊपर कोई खास कार्रवाई तो कर नहीं सकते हैं, और जब कार्रवाई नहीं हो सकेगी तो भाई ये तो दुनिया का उसूल है कि फिर आपका दुश्मन मतलब कि इजराइल बार बार आपके ऊपर हमला करने आएगा ही आएगा। तो आखिर में बस इसी शेर के साथ हम अपने इस वीडियो को खत्म करते हैं कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।